वेलकम बच्चों, कैसे हैं आप लोग। अच्छे होंगे और लॉकडाउन के नियमों का पालन कर रहे होंगे। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अपने अध्ययन को जारी रखिए। आइए हम लोग बात करते हैं अपने भौतिक विज्ञान के सेकंड चैप्टर की, बल तथा गति के नियम। जैसा कि आप जानते हैं, बल हमारे जीवन में बहुत ही उपयोगी है और अपने अनुभव के आधार पर हम कह सकते हैं कि बल द्वारा ही प्रत्येक कार्य किया जाता है। आप जानते हैं, जब हम किसी वस्तु पर बल लगाते हैं तो उसकी गति में परिवर्तन होता है। जैसे कोई वस्तु अगर रखी हुई है, उस पर हमने बल लगा दिया तो वह चल पड़ेगी, अथवा अगर वो चल रही है तो उसको हम रोक भी सकते हैं। इसी प्रकार अगर वो चल रही है तो बल लगाकर उसकी हम दिशा में परिवर्तन भी कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हम समझ सकते हैं कि बल किसी वस्तु की अवस्था में परिवर्तन करता है। या इस तरह भी आप कहिए कि अपने अनुभव के आधार पर मैं कह सकते हैं कि वस्तु के आकार में परिवर्तन करने के लिए भी बल की आवश्यकता होती है। तो बल किसी भी कार्य को करने में मदद करता है। किसी भी कार्य को करने के लिए या तो हमें उस पर बल लगा करके उसे खींचना है, ढकेलना है, चलाना है, चलाने से रोकना है, अथवा उसकी दिशा में परिवर्तन भी हम कर सकते हैं। आइए जरा बल के प्रभावों के बारे में समझें। बल किसी स्थिर वस्तु को गतिशील बनाता है। उदाहरण के लिए फुटबॉल को अगर पैर से हम धक्का मार दें तो वह गतिशील हो जाती है। इसी प्रकार गतिशील वस्तु को स्थिर करने का काम करता है। फुटबॉल आ रही हो तो उस पर हम पैर लगाएं तो रुक जाएगा। इसके अलावा गाड़ी पर ब्रेक का वाला बल लगाने पर वो रुकती है। तथा बल किसी गतिशील वस्तु की दिशा में भी परिवर्तन करता है। जैसे साइकिल के हैंडल पर आप बल लगाकर उसकी दिशा मोड़ दीजिए तो घूम जाएगी, अर्थात जो सीधे जा रही थी पता लग रहा है बाएं की तरफ चल रही है। बल किसी गतिशील वस्तु के वेग में परिवर्तन करता है, कम कर सकता है, ज़्यादा कर सकता है, और इसके अलावा आकृति में भी परिवर्तन करता है। तो ये आपके बल के लिए जो आपके अपने अनुभव हैं, इसको मैंने बताया कि वेग के परिमाण, दिशा व वस्तु के आकार में परिवर्तन करता है। बल दो प्रकार के आप जान रहे हैं, आपको समझना चाहिए, संतुलित बल तथा असंतुलित बल। जैसे रस्साकसी अगर का खेल हो रहा हो और दो टीमें बराबर बल से एक दूसरे को खींचती हैं, या मेज पर रखे किसी पिंड पर दो धागे बांध दीजिए, एक एक्स और एक वाई, और दोनों विपरीत दिशा में बल लगाएं और बल बराबर हो तो वस्तु गति नहीं करती है, उसी स्थिर अवस्था में बनी रहती है। इस प्रकार दोनों टीमों द्वारा लगाया गया बल या एक्स और वाई द्वारा लगाया गया बल किसी वस्तु पर, यह आपका संतुलित बल कहलाता है। तो संतुलित बल किसी भी वस्तु की अवस्था में परिवर्तन नहीं लाता, क्योंकि यह बल समान परिमाण का होता है परंतु विपरीत दिशाओं में लगता है। संतुलित बल किसी वस्तु की आकृति और आकार में परिवर्तन कर देता है। जैसे फूले हुए गुब्बारे पर अगर दोनों दिशाओं से बल लगे तो उसकी आकृति और आकार दोनों आपका बदल जाता है। ये बात आपको ध्यान में रहनी चाहिए। आइए आगे देखा जाए असंतुलित बल के बारे में। जब किसी वस्तु पर अनेक बल का परिणामी बल शून्य नहीं होता है तो यह असंतुलित बल कहलाता है। और जैसे कि अगर हम किसी बॉक्स को ढकेल रहे हैं और वह नहीं खसक रहा है, इसका मतलब उस पर हमारे द्वारा लगाया गया बल तथा घर्षण बल का परिणाम शून्य है, अर्थात वो दोनों संतुलित में है। लेकिन अगर हमारे द्वारा ज़्यादा बल लगा दिया गया, घर्षण से अधिक बल लग गया, तो वस्तु चल पड़ेगी और इस प्रकार अब जो बल लग रहा है वो असंतुलित बल होगा और वस्तु की स्थिति में परिवर्तन होगा। तो असंतुलित बल किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन करता है, अर्थात अगर स्थिर वस्तु है तो उसको गतिशील बनाता है, गतिशील वस्तु है तो उसका वेग बढ़ा सकता है अथवा घटा सकता है, कोई गतिशील वस्तु है तो उसको स्थिर कर सकता है, और इसके अलावा आकृति तथा आकार में परिवर्तन करने का भी कार्य करता है। न्यूटन के गति विषयक नियम पर हम आए, उससे पहले एक महान वैज्ञानिक गैलीलियो थे, जिनके बारे में अभी इसी लेक्चर में हम आपको कुछ जरूर बताएंगे। गैलीलियो ने अपने कुछ प्रयोग किए थे। उन्होंने आनत समतल लिया था
एक तिरछा समतल, और उस पर उन्होंने एक गोली रखा और उस गोली को जब वहाँ से छोड़ा तो गुरुत्वीय बल के कारण वो नीचे आती गई। और दूसरी तरफ भी अगर एक आनत समतल रख देंगे तो वह उस पर इस पहले आनत समतल से उतर के दूसरे आनत समतल पर चढ़ जाती है। और अगर दूसरे आनत समतल के ढाल को हम कम करते जाएं तो अब चढ़ने की ऊंचाई बढ़ती जाती है। और अगर वो दूसरा आनत समतल जिस पर वो गोली धनक कर आ रही है, लुढ़क कर आ रही है, वो एकदम समानांतर हो जाए तो बहुत दूर तक चलती है। इस प्रकार ध्यान में आता है कि कोई वस्तु आनत समतल पर जब आ रही है और फिर समतल पर चलती है तो बहुत दूर तक जाती है, अर्थात उसकी गति का विरोध करने वाला कोई नहीं है। शुरुआत में जब आनत समतल पर ही चल रही थी तो गति का विरोध करने के लिए गुरुत्वीय बल था। अगर गति का विरोध नहीं हो रहा है तो वह सीधे बहुत दूर तक जाती है। स्पष्ट था कि कोई वस्तु पर अगर बल न लगे या केवल संतुलित बल लग रहा हो तो वह उसकी वस्तु की गति में कोई परिवर्तन नहीं होगा, अर्थात वो बहुत दूर तक चलती रहेगी। तो इस प्रकार हम समझ सकते हैं कि असंतुलित बल के द्वारा वस्तु की स्थिति में परिवर्तन किया जाता है तथा असंतुलित बल के अभाव में, अर्थात संतुलित बल या कोई बल न लगने की स्थिति में वस्तु की स्थिति में परिवर्तन नहीं हो सकता है। यही गुण का अध्ययन गैलीलियो ने किया था, जिसे उन्होंने बाद में कालांतर में जड़त्व का नाम दिया। तो जड़त्व पर भी हम आगे पढ़ेंगे। गैलीलियो बहुत ही महान वैज्ञानिक थे, उन्होंने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए थे, इस पर हम आगे चर्चा करेंगे। न्यूटन ने इन्हीं गैलीलियो के कुछ प्रयोगों के आधार पर एक सिद्धांत प्रस्तुत किया और अपने 3 नियम दिए, जिसमें प्रथम नियम के बारे में हम अभी जाने। जब कोई वस्तु विरामावस्था में हो या एक समान गति की अवस्था में हो तो उसमें तब तक परिवर्तन नहीं होता जब तक उस पर कोई बाह्य असंतुलित बल कार्य न करे। अगर कोई वस्तु विरामावस्था में है तो वह वस्तु तब तक विरामावस्था में रहेगी जब तक उस पर कोई बाह्य असंतुलित बल नहीं लगता है, या अगर वो एक समान गतिशील अवस्था में है तो उसकी दिशा अथवा गति में तब तक परिवर्तन नहीं होगा जब तक उस पर बाह्य असंतुलित बल नहीं लगता है। तो इस प्रकार बाह्य असंतुलित बल के कारण ही वस्तु की स्थिति परिवर्तन आता है। यही न्यूटन का प्रथम नियम है। दैनिक जीवन में उदाहरण से हम इस चीज़ को समझ सकते हैं। जैसे अगर एक व्यक्ति बस में खड़ा है और अचानक बस चलने लगे तो व्यक्ति पीछे की तरफ गिर पड़ेगा, क्योंकि बस और व्यक्ति दोनों ही विरामावस्था में थे। बस के आगे चलने पर व्यक्ति का पैर जो बस के संपर्क में था वो तो आगे चल जाता है, लेकिन ऊपरी हिस्सा जो बस के डायरेक्ट संपर्क में नहीं था वो अपनी विरामावस्था में बना रहता है, अर्थात पैर आगे गया, शरीर का ऊपरी हिस्सा अपने स्थान पर बना रहा, असंतुलन की स्थिति में वह गिर सकता है, पीछे की ओर गिर सकता है। अगर कोई व्यक्ति चलती बस में खड़ा है और अचानक बस में ब्रेक लगे तो भी यहाँ पर गति की अवस्था का जड़ दिखाई पड़ेगा। पूरा शरीर व्यक्ति का चल रहा था, बस रुकने से पैर तो रुक गया लेकिन ऊपरी हिस्सा अब भी चल रहा है और व्यक्ति आगे की ओर गिरने की पूरी संभावना रहती है और व्यक्ति आगे की ओर गिर सकता है। तो इस प्रकार आपने देखा कि जड़त्व के कारण या स्थिति में परिवर्तन अपने आप न होने के कारण असंतुलन की स्थिति आई। गीले कपड़े को तार में सुखाने पर पहले कपड़े को कई बार झटकने से पानी की बूंदें अलग हो जाती हैं, या धूल कण अगर दरी में से आप झटकिए दरी को तो अलग हो जाता है, क्योंकि दरी तो गति में आ जाता है लेकिन धूल कण अपनी विरामावस्था में बने रहते हैं। यह विरामावस्था का जड़त्व है, या कह सकते हैं कि कोई अतिरिक्त बल नहीं लग रहा है इसलिए अपनी स्थिति को बनाए रखता है। न्यूटन का प्रथम नियम लागू हो रहा है। तो इस प्रकार कपड़े को झटकने पर पानी की बूंदें अथवा दरी को झटकने पर धूल कण अलग हो जाते हैं। कैरम बोर्ड आपने खेला होगा। कैरम बोर्ड पर अगर उनकी गोटियों को एक के ऊपर एक रख दिया जाए और स्ट्राइकर से काफ़ी तेज़ी से नीचे वाली गोट को अगर मार दिया जाए तो नीचे वाली गोट तुरंत संपर्क में आके अलग हो जाती है, जबकि ऊपर की सारी गोटियां उसी क्रम में ढेर के रूप में ही रखी रह जाती हैं। तो इस प्रकार आप समझ सकते हैं कि इस विरामावस्था में जड़ के कारण वह अपनी स्थिति में बने रहे और उनकी स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं आया। इसीलिए कार की सीट पर सीट बेल्ट लगाने कहा जाता है कि ब्रेक लगने पर आप गति के जड़त्व के कारण आगे न गिरे और अपनी स्थिति को बनाए रखें।
एक प्रयोग आप कर सकते हैं कि कांच का ग्लास ले लें, उस पर अगर एक कार्डबोर्ड रख लें, एक प्लास्टिक का बोर्ड चिकना रख लें, उसके ऊपर कुछ सिक्का रख दीजिए और बड़ी तेज़ी के साथ में अगर आपने कार्ड का बोर्ड खींच लिया तो सिक्का बोर्ड के साथ न जा करके उस ग्लास में गिर जाता है, क्योंकि आपने गति जो है कार्डबोर्ड को दी। तो सिक्का अपने विरामावस्था के जड़त्व के कारण अपनी स्थिति बनाए रखता है और फिर वो बोर्ड हट जाने के कारण ग्लास में गिर पड़ता है। तो इस प्रकार से विरामावस्था के जड़त्व को, गति के अवस्था के जड़त्व को आपने समझा। दिशात्मक जड़त्व भी आप समझ सकते हैं कि अगर आप कार में बैठे यात्रा कर रहे हैं और अचानक कार मुड़ जाती है तो आपका शरीर अपनी अवस्था को सीधे बनाए रखता है दिशा के जड़त्व के कारण, और यही कारण है कि आप गाड़ी में झुके हुए दिखाई पड़ते हैं। इसको और अच्छे समझ सकते हैं कि अगर आप एक ट्रे में गिलास रख लें या बोतल रख लीजिए और ट्रे को अचानक से लेके घूम जाइए, तो ट्रे तो घूम जाएगा लेकिन बोतल अपने स्थान पर बना रहना चाहेगी, क्योंकि दिशा में अपने आप परिवर्तन नहीं होगा, तो इस नाते से वो बाहर की ओर गिर जाती है। तो आप समझ सकते हैं कि दिशा का भी जड़त्व होता है। अचानक घूमने पर वस्तु, ट्रे तो तुरंत घूम गया, लेकिन बोतल अपनी अवस्था, अपनी दिशा की अवस्था उसी रूप में बनाए रखना चाहती है जिस दिशा में वो चल रही थी। तो इस नाते से वह ट्रे में बाहर की ओर गिर पड़ती है। तो आप समझ सकते हैं कि तीन तरह का जड़त्व, स्थिर अवस्था का जड़त्व, गति की अवस्था का जड़त्व और विरामावस्था का जड़त्व। तो आपको ये बातें समझ में आ गई होंगी। और जड़त्व के बारे में डिटेल समझने के लिए, जड़त्व की माप उसके द्रव्यमान द्वारा होती है। जिस वस्तु का द्रव्यमान जितना अधिक होता है, अवस्था परिवर्तन का विरोध वह उतना ही अधिक करती है। आप इसको इस तरह समझ सकते हैं, अगर कोई बॉक्स रखा है, छोटा है और एक बड़ा है, तो बड़े ऑब्जेक्ट या बड़े बॉक्स की स्थिति में परिवर्तन के लिए आपको अधिक बल लगाना पड़ता है, जबकि छोटे बॉक्स की स्थिति में परिवर्तन के लिए आपको कम बल लगाना पड़ता है। इसी प्रकार ये तो विरामावस्था की बात है। गति की अवस्था में बड़े ऑब्जेक्ट का समान वेग से छोटे ऑब्जेक्ट के बराबर आने में जो छोटा बॉक्स है उसको रोकने में कम बल लगाना पड़ेगा तथा बड़े बॉक्स को रोकने में अधिक बल लगाना पड़ेगा। तो स्पष्ट है कि जड़त्व की माप द्रव्यमान द्वारा की जाती है। कभी कभार अगर जड़त्व का मात्रक पूछा जाएगा तो आप ये बताएंगे कि जड़त्व का मात्रक किलोग्राम ही है, क्योंकि जड़त्व द्रव्यमान से सीधे संबंध में है। तो जड़त्व की माप द्रव्यमान द्वारा की जाती है, इसका मात्रक भी किलोग्राम हम कहते हैं। तो बच्चों ध्यान में आ गया होगा। आइए अब हम लोग गैलीलियो के बारे में थोड़ा सा पढ़ें। चलिए बच्चों, हमने कहा था आपसे हम लोग गैलीलियो के विषय में बात करेंगे। बहुत ही महान साइंटिस्ट थे, इन्होंने बहुत ही बड़े प्रयोग किए थे। तो आइए हम लोग देखें कि इन्होंने क्या प्रयोग किए थे। गैलीली का जन्म 15 फरवरी सन 1564 में इटली के पीसा शहर में हुआ था। गैलीलियो की बचपन से ही गणित तथा प्राकृतिक दर्शन में बहुत रुचि थी, परंतु पिता वेनेजो गैलीली उन्हें एक चिकित्सक बनाना चाहते थे, डॉक्टर बनाना चाहते थे। तदनुसार गैलीलियो ने सन 1581 में चिकित्सा उपाधि के लिए पीसा विश्वविद्यालय में नामांकन लिया, परंतु पाठ्यक्रम पूरा नहीं कर सके क्योंकि उनकी रुचि तो गणित और प्राकृतिक दर्शन में थी। सन 1546 में उन्होंने अपनी पहली पुस्तक लिटिल बैलेंस, ला बैलेंसिटा लिखा, जिसमें उन्होंने एक तुला द्वारा पदार्थों के आपेक्षिक घनत्व, विशिष्ट गुरुत्व भी बोलते हैं जिसको, प्राप्त करने के लिए आर्किमिडीज की विधि का वर्णन किया। सन 1589 में उन्होंने अपनी निबंध श्रेणी द मीट में नत समतल, जो भी प्रयोग आपको बता रहे थे, से गिरती हुई वस्तु की दर कम या ज़्यादा होने के संबंध में अपने प्रयोग के बारे में बताया। सन 1592 में उन्होंने वेनिस गणराज्य के पाडुआ विश्वविद्यालय में गणित के प्रोफेसर के पद पर नियुक्त होने के पश्चात गतिज सिद्धांतों पर परीक्षण किया और नत समतल तथा लोलक संबंधी अपने अध्ययन द्वारा नियत त्वरण से गतिशील वस्तुओं से संबंधित परिष्कृत नियम प्रतिपादित किया। गैलीलियो एक बहुत कुशल शिल्पकार थे
प्राकृतिक दर्शन में उनकी बहुत रुचि थी। उन्होंने तमाम तरह के टेलीस्कोप बनाए थे, दूरदर्शी बनाए थे, और प्रकाश की दक्षता के उस समय जो उपलब्ध उपकरण थे उसकी तुलना में इनके दूरदर्शी बहुत ही कारगर और उत्कृष्ट कोटि के थे। सन 1640 के आसपास उन्होंने प्रथम लोलक घड़ी का भी निर्माण किया था। उनके खगोलीय आविष्कार एक पुस्तक स्टारी मैसेंजर्स में गैलीलियो ने चंद्रमा पर पहाड़, छोटे छोटे सितारों से मिलकर बनी आकाशगंगा तथा बृहस्पति ग्रह के परितः 4 छोटे पिंडों को घूमते हुए देखने का दावा किया था। यहीं से बैठे बैठे वो इतने अच्छे टेलीस्कोप बना लेते थे कि वो इतनी दूर की चीज़ों को देख पाते थे। उन्होंने अपनी पुस्तक डिकोर्स ऑन फ्लोटिंग बॉडीज तथा लेटर्स ऑन द सन स्पॉट में सूर्य पर उपस्थित धब्बों के संदर्भ में अपने प्रेक्षणों का रहस्य उद्घाटन किया। अपने स्वयं द्वारा निर्मित दूरदर्शी के प्रयोग से उन्होंने शनि तथा शुक्र ग्रह के निरीक्षण से गैलीलियो ने तर्क दिया कि सभी ग्रह सूर्य के परितः ही चक्कर लगाते हैं। पहले ये बात ध्यान में आता है और हम लोग देखते भी हैं कि सूर्य सवेरे उगता है और पृथ्वी का एक चक्कर लगा करके शाम को अस्त हो जाता है। पृथ्वी के चारों तरफ सूर्य घूमता दिखाई पड़ता है। लेकिन गैलीलियो ने ही अपने प्रयोग द्वारा और अपने तर्कों द्वारा यह सिद्ध किया कि सूर्य पृथ्वी का चक्कर नहीं लगाता है। पहले पृथ्वी को ही देवता मानते थे, लेकिन इन्होंने बताया कि सूर्य पृथ्वी के चक्कर लगा करके पृथ्वी सबसे सेंटर न होकर के सूर्य को उन्होंने सेंटर माना और सभी ग्रह सूर्य के परितः चक्कर लगाते हैं। इस प्रकार की अवधारणा दी जो उस समय की अवधारणा के एकदम विपरीत था, जिसके कारण इनको सजा भी मिली थी, मृत्युदंड तक झेलना पड़ा था। और अब आपको समझना चाहिए कि इनके प्रखर बुद्धि और विवेक के द्वारा आजकल इस नई जो परंपरा है, ब्रह्मांड की जो खोज का एक मार्ग है, वो प्रशस्त हुआ था। तो गैलीलियो एक महान वैज्ञानिक थे और इन्हीं के प्रयोगों द्वारा हम लोगों को जड़त्व का सिद्धांत तथा सूर्य के परितः ग्रहों के चक्कर लगाने के सिद्धांत की खोज हुई थी। तो आपको ये बात पसंद आई होगी, जरूर पढ़िएगा। एनसीईआरटी बुक बहुत अच्छा दिया हुआ है, एक बड़ी प्रेरणा प्राप्त होती है इसको पढ़ करके। और ये बल तथा गति के नियम के चैप्टर का एक बड़ा इम्पॉर्टेंट और रोचक जो है वो थ्योरी है, जरूर पढ़िएगा, पसंद आएगी। बहुत बहुत धन्यवाद।